नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर में भाजपा की अंदरूनी कलह उजागर, वरिष्ठ नेताओं को किया जा रहा नजरअंदाज, कांग्रेस ने मौके को लपका। कांग्रेस की हरकतों पर जमकर बिफरे डिप्टी सीएम अरुण साव, कानून को हाथ में लेने वालों को दी हिदायत, कहा नहीं बख्शेंगे चाहे वो कोई भी हो। 4 सालों का इंतजार हुआ खत्म, बिलासपुर में भी उतर सकेंगे बड़े यात्री विमान, महानगरों के लिए सीधी फ्लाइट की मिलेगी सुविधा। और बिलासपुर सब स्टेशन में लगी भीषण आग, उठती आग की लपटों से इलाके में दहशत का माहौल, ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट की आशंका। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में बीजेपी नेताओं के बीच सियासी खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। एक के बाद एक सामने आ रहे घटनाक्रम पार्टी की अंदरूनी कलह को उजागर कर रहे हैं। ताजा मामला नगर निगम के बड़े विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम से जुड़ा है, जहां आमंत्रण पत्र को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि पूरा कार्यक्रम ही स्थगित करना पड़ा। इस सियासी रस्साकशी के बीच शहर की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। देखिए क्या है पूरी खबर। दरअसल बिलासपुर नगर निगम के जोन क्रमांक 1 सकरी में करीब 45 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन प्रस्तावित था। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी थी, मंच सज चुका था और डिप्टी सीएम व नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के शामिल होने की भी पुष्टि थी, लेकिन कार्यक्रम के कुछ घंटे पहले ही इसे अचानक स्थगित कर दिया गया। निगम की ओर से वजह बताई गई कि कई विकास कार्य सूचीबद्ध नहीं हो पाए थे, इसलिए कार्यक्रम को आगे के लिए टाल दिया गया है। हालांकि कार्यक्रम के रद्द होते ही सियासी चर्चाएं तेज हो गई। मुझे जहां तक पता चला है कि कुछ पारिवारिक कारणों से हमारे जो स्थानीय विधायक हैं धर्मजीत सिंह जी का, तो उसके कारण जो है ये कार्यक्रम स्थगित हुआ, मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है। आप जो बोल रहे हैं वो भी हो सकता, सही हो सकता, लेकिन सबको जो है ध्यान में रखते हुए नगर निगम से जो भी कार्यक्रम होगा आइंदा हम लोग चेक करके ही उसको प्रोटोकॉल को ध्यान में पूरा रखा जाएगा। देखिए युवा युवा सम्मेलन जो भी हुआ था वो वहाँ खेल परिसर में, वो मेरा विषय नहीं है, वो खेल प्रशासन वगैरह उसको देख रहा था। तो जो लेकिन नगर निगम से संबंधित जो भी अब ऐसा कार्ड छपेंगे तो उसको विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र में स्थानीय सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के साथ ही वरिष्ठ विधायक अमर अग्रवाल और धर्मलाल कौशिक का नाम शामिल नहीं था। इसे मान सम्मान से जोड़कर देखा गया और इसी बात को लेकर नाराजगी खुलकर सामने आ गई। सांसद और वरिष्ठ नेताओं की आपत्ति के बाद आनन फानन में कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। मामला सामने आते ही बीजेपी के अंदरूनी खींचतान एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, सबका सम्मान है और सभी को बराबर स्थान मिलता है। बिलासपुर बीजेपी में सियासी खींचतान और मान सम्मान की लड़ाई का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले युवा महोत्सव में वरिष्ठ विधायक की उपेक्षा और कुर्सी को लेकर विवाद सार्वजनिक हो चुका है। मेयर, सभापति और सीनियर एमआईसी सदस्यों के बीच भी पहले टकराव सामने आ चुके हैं। अब नगर निगम के इस आयोजन ने अंदरूनी कलह को और हवा दे दी है। विपक्ष इसे बीजेपी की अंतर्कलह बता रहा है, जबकि बीजेपी कांग्रेस को खुद का घर संभालने की नसीहत दे रही है। इन सब के बीच शहर की जनता कह रही है कि जनप्रतिनिधियों की आपसी खींचतान का सीधा नुकसान विकास और आम नागरिकों को हो रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी में विशेषकर छत्तीसगढ़ में सिर फुटोवल की स्थिति निर्मित हो चुकी है। एक भाजपा का विधायक दूसरे को, एक मंत्री दूसरे को चेहरा नहीं देखना पसंद कर रहे हैं। जिस तरह से बिलासपुर में लगातार घटनाएं हो रही है और बिलासपुर के जो हमारे सीनियर विधायक है, सीनियर पूर्व मंत्री है, इन लोगों को एक तरह से वहां बहिष्कार कर दे रहा है, उनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं दे रहे हैं। आज ही बिलासपुर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित था और उसमें बहुत सारे भूमि पूजन का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में स्थानीय मंत्री जी तो थे, स्थानीय विधायक थे, लेकिन वहां पर ना तो यहाँ हमारे स्थानीय सांसद जो केंद्रीय मंत्री उनको पूछा गया, ना बिलासपुर के विधायक को पूछा गया, ना बिल्हा के विधायक को पूछा गया। वहां पर एक
दूसरे क्षेत्र के विधायक का नाम और वहां पर आ जाता है। तो ये आपस में सिर फटौवल है और ये सब बातों में लेकर आज इनमें कहीं शायद सुनने में आया है, कहीं कुछ बात हुई है, ऊपर तक ये बात पहुंची है और कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह है, वो अब लोगों के बीच में चर्चा का विषय है और इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के विकास में बाधा पड़ेगी और नुकसान होगा। बहरहाल बीजेपी नेताओं की सियासी खींचतान के चलते न सिर्फ बड़ा आयोजन स्थगित हुआ, बल्कि उसकी तैयारियों में खर्च हुए सरकारी लाखों करोड़ों रुपए भी बर्बाद हो गए। विकास कार्यों की राह देख रही बिलासपुर की जनता अब सवाल उठा रही है, राजनीति के इस टकराव की कीमत आखिर शहर को कब तक चुकानी पड़ेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े मामले में एक बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। ईडी की कार्रवाई के बाद गिरफ्तार की गई सौम्या चौरसिया ने आज छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर कल सुनवाई प्रस्तावित है। वहीं इससे पहले ईओडब्ल्यू द्वारा सौम्या चौरसिया के खिलाफ जारी प्रोडक्शन वारंट पर 8 जनवरी को सुनवाई होनी है। इसके साथ ही इस पूरे मामले का ट्रायल 13 जनवरी से शुरू होने वाला है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है। इस प्रकरण में ईडी ने एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें करीब 3200 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले के आरोप लगे हैं का आरोप है। जांच के दौरान यह मामला लगातार नए खुलासों के कारण सुर्खियों में बना हुआ है। ईडी की ओर से अदालत में बताया गया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में यह कथित घोटाला एक संगठित सिंडिकेट के जरिए अंजाम दिया गया। जांच एजेंसी के अनुसार इस सिंडिकेट में तत्कालीन आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर की अहम भूमिका रही। मामले में राजनेताओं, आबकारी विभाग के अधिकारियों और कारोबारियों सहित कई लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज है। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ते हुए मामले की गहन पड़ताल में जुटी हुई हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की नई जी रामजी योजना को लेकर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। योजना के नाम बदलने और खर्च की नई हिस्सेदारी को लेकर कांग्रेस ने विरोध का बिगुल फूंका है, तो वहीं भाजपा ने इसे ग्रामीणों के हित में बड़ा कदम बताया। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई मनरेगा योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनके ही गांव में रोजगार उपलब्ध कराना था। इस योजना के तहत 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाता था। अब केंद्र की मोदी सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर जी रामजी योजना कर दिया है। नई योजना में ग्रामीण मजदूरों को 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार मिलेगा, जिससे आम ग्रामीण परिवारों की आय में बढ़ोतरी होगी। हालांकि योजना के नाम परिवर्तन और खर्च की नई व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ने योजना का नाम बदलकर केवल राजनीतिक दिखावा किया है और 60:40 की लागत हिस्सेदारी तय कर राज्यों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। वहीं कांग्रेस के इस विरोध पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ग्रामीणों के विकास से नहीं बल्कि केवल राजनीति से मतलब है। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जी रामजी योजना पहले से ज्यादा लाभकारी है और इससे ग्रामीण मजदूरों को अधिक दिनों का रोजगार मिलेगा। भाजपा का कहना है कि इस योजना के फायदे गांव-गांव तक पहुंचाएंगी, जबकि कांग्रेस का विरोध आने वाले दिनों में सियासी टकराव और तेज कर सकता है। देखिए, राम जी का नाम सुनते ही कांग्रेस पार्टी को पता नहीं क्या हो जाता है, क्योंकि उन्होंने भगवान राम को काल्पनिक कहा और भगवान राम के मंदिर के निर्माण में सब प्रकार से रोड़े अटकाए। अब जब काम करने वालों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए गए हैं, 100 दिन के रोजगार के बजाय 125 दिन रोजगार किया गया है और उसमें जो भी दिक्कतें थी उन दिक्कत को दूर कर नया कानून लाया गया है। इसमें भी कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, तो ये दुर्भाग्यजनक है। और जनहित और राष्ट्रहित में जब भी काम होता है कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द होता है। वीबी जी राम जी जो नया एक्ट आया है ये ज्यादा उपयोगी है, ज्यादा लाभकारी है और इससे बहुत बड़ा लाभ न केवल
गांवों को मिलेगा, रोजगार करने वालों को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा। मंगलवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में एक हाई प्रोफाइल बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में पूरे प्रदेश से वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक को लेकर बिलासपुर से भी बड़ी संख्या में अधिकारी रायपुर रवाना हुए, जिसका सीधा असर जिले के सरकारी दफ्तरों पर देखने को मिला। बिलासपुर में सुबह से ही कई सरकारी कार्यालयों में सूना सूना माहौल नजर आया। अधिकारियों के रायपुर रवाना होते ही कई विभागों में कर्मचारी भी अपने अपने कार्यालयों से नदारद दिखाई दिए। हालात ऐसे रहे मानो दफ्तरों में राम राज्य आ गया हो। कई कार्यालयों में ताले लटके मिले तो कहीं सिर्फ चपरासी या सीमित स्टाफ ही मौजूद नजर आया। सरकारी कामकाज पर इसका साफ असर पड़ा। रोजमर्रा के काम से आए आम नागरिकों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। आवेदन, शिकायत और जरूरी दस्तावेजों से जुड़े काम पूरी नहीं हो सके। लोगों का कहना है कि वे सुबह से कार्यालयों के चक्कर काटते रहे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी मौजूद नहीं मिले। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की बैठक में विभागीय समीक्षा, विकास कार्यों और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा होनी है। इसी वजह से प्रदेश भर के अधिकारी रायपुर पहुंचे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अधिकारियों के साथ साथ कर्मचारियों का भी दफ्तरों से गायब रहना कितना जायज है। शहर के कई प्रमुख सरकारी कार्यालयों में यही हाल देखने को मिला। आम जनता को उम्मीद थी कि कम से कम कर्मचारियों के स्तर पर कामकाज चलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इससे लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। और मैं जब भी आता हूँ तो आप देख सकते हो कि बंद रहता है। कलेक्टर ऑफिस में कोई नहीं है और आपका यहाँ भी कोई नहीं बैठा है, तो हम पब्लिक क्या करें, सब परेशान हैं। अभी हम लोग ज्ञापन देने आए थे मनीष जैन जी के लिए, जो गाली गलौज किया है ST/SC वाले लोग को, तो उसके लिए हम लोग आए थे। तो हम लोग खाली हाथ गए, सर को दिए ज्ञापन, तो हम क्या करें, आखिर जाए तो जाए कहाँ। हम पब्लिक परेशान है। आप वहाँ भी देख सकते हो, वहाँ पब्लिक लोग बैठे हैं, वो लोग भी अपना सुबह से काम धाम छोड़ के आए हैं, गरीब लोग। आखिर इतना परेशान हो रहा है शासन से लोग, आखिर करे तो करे क्या। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि लोग जिस नियुक्ति में बैठाया गया है वहाँ बैठे लोग, ताकि हम अपना कम से कम ज्ञापन दे के तो चल दे वहाँ से, हमको आराम मिले कि चलो हम ज्ञापन दिए हैं, सहानुभूति दे। हमको काम तो हो नहीं रहा है, लेकिन सहानुभूति मिल जाए तो एक आत्मा में शांति मिलता है कि चलो ठीक है, सहानुभूति दिए सर लोग। लेकिन अपने अपने ऑफिस में कोई नहीं है तो उदास होकर, निराश होकर हम चल देते हैं। देखिए, ना केवल आज की ये समस्या है। अब जब कभी प्रशासनिक काम के लिए आप आएंगे किसी भी ऑफिस में, तो वहाँ जो है अधिकारी गायब रहता है। अधिकारी है तो उनके कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी है तो अधिकारी नहीं है, कभी कभी तो कोई नहीं रहता है। तो बहुत बड़ी ये जो है दिक्कत है। और मैं जो है आज प्रशासन से मांग करता हूँ, सरकार से, कि सुनिश्चित किया जाए कि अधिकारी जो है 10 बजे से 5 बजे तक अनिवार्य रूप से बैठे। अगर अधिकारी को कहीं जाना है, कहीं मीटिंग में जाना है, कहीं अन्य जगह जाना है, तो उसके जगह में अन्य किसी अधिकारी को नियुक्त करें, ताकि उनका काम जो है रुके मत। अक्सर जो है हम आते हैं तो हम जो है वापस चले जाते हैं, और जो गांव से दूर दूर से आ रहा है बेचारा, जो है खर्चा करके 100 रुपया 200 रुपया खर्चा करके, वो फिर कल आएगा, हो सकता है कल भी वो अधिकारी ना मिले। तो बहुत बड़ी जो है दिक्कतें जो है होती है। मैं जो है प्रशासन से निवेदन करता हूँ, कलेक्टर महोदय से, कि वे जो है सुनिश्चित करें कि अधिकारी जो है अपने चैम्बर पे अनिवार्य रूप से बैठे, और नहीं है तो किसी अधिकारी को नियुक्त करें, ताकि उनका काम जो है उस दिन जो है पर्टिकुलर जिस दिन में वो आया है उस दिन वो वापस न लौटे अधिकारी के, कर्मचारी के अभाव में। अब बड़ा सवाल यही है कि जब अधिकारी बैठक में हो तो क्या आम जनता के कामकाज ठप हो जाना चाहिए? क्या प्रशासन को ऐसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए जिससे सरकारी सेवाएं प्रभावित ना हो? बिलासपुर में सरकारी दफ्तरों की यह स्थिति प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े करती है। न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। मस्तूरी थाना क्षेत्र में महिला का ध्यान भटकाकर बड़ी चोरी करने वाले शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एक विधि से संघर्षरत किशोर और एक युवक को पुलिस ने छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर से पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई रकम में से 20,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। मामला 30 दिसंबर 2025 का है, जब पीड़िता प्रेम कुमारी कुर्रे मस्तूरी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से 1,02,000 रुपए निकालकर
स्टेट बैंक मस्तूरी की ओर पैदल जा रही थी। इसी दौरान मेन रोड पर संतोष किराना दुकान के पास अज्ञात व्यक्ति ने महिला के कपड़ों पर कचरा फेंक दिया। महिला जैसे ही कपड़े साफ करने में व्यस्त हुई, मौका पाकर आरोपी पेड़ की डगाली पर रखे थैले से नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर मस्तूरी पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश में टीम गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी सचिन ध्रुव और एक विधि से संघर्षरत किशोर की पहचान कर उन्हें छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात स्वीकार की, जिसके बाद उनके कब्जे से 20,000 नकद बरामद किए गए। आरोपी सचिन ध्रुव को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि विधि से संघर्षरत किशोर के संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के ITI कोनी में न्यू ईयर पार्टी को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। छात्रों का आरोप है कि 2 जनवरी को पढ़ाई के समय अचानक कक्षाएं बंद कर दी गई और छात्रों को छुट्टी दे दी गई, जबकि उसी समय ITI परिसर के अंदर शिक्षक और कर्मचारी न्यू ईयर पार्टी मनाते रहे। छात्रों के मुताबिक कैंपस में तेज आवाज में गाने बजाए गए और देर तक डांस होता रहा। आरोप है कि पार्टी के दौरान अश्लील गानों पर ठुमके लगाए गए, जिससे न सिर्फ पढ़ाई का माहौल खराब हुआ बल्कि हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की तैयारी भी प्रभावित हुई। छात्रों का कहना है कि सिलेबस पहले ही अधूरा है, ऐसे में पढ़ाई छोड़कर जश्न मनाना शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। NSUI और ITI के छात्रों ने इस पूरे मामले को लेकर प्राचार्य को लिखित शिकायत सौंपी है। छात्रों का यह भी कहना है कि विरोध करने पर नंबर और हाजिरी काटने का डर बना रहता है, इसलिए कई छात्र खुलकर बोल नहीं पाते। NSUI ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी शिक्षकों व कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के डिप्टी मुख्यमंत्री अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश की कानून व्यवस्था और मनरेगा के जी राम जी को लेकर हो रही सियासत पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। डिप्टी CM ने साफ शब्दों में कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी और जो भी कानून हाथ में लेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। डिप्टी CM अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में जहां जहां भी अप्रत्याशित घटनाएं हुई हैं, वहां सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए तुरंत संज्ञान लिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तत्काल कार्रवाई की है और आगे भी किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कई घटनाओं में कांग्रेस नेताओं की प्रत्यक्ष भूमिका सामने आई है। छत्तीसगढ़ की शांति और सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को सरकार किसी भी कीमत पर बख्शने वाला नहीं है। डिप्टी CM ने 2 टूक कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और जो भी इसे तोड़ेगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी। देखिए, जहां तक राज्य सरकार का विषय है, राज्य सरकार ने किसी भी इस तरह के अप्रत्याशित घटना पर त्वरित निर्णय लेके कठोर कार्यवाहियां की है। कानून को कोई हाथ में ले, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त योग्य नहीं है और जहां पर भी इस तरह की घटनाएं हुई है, सरकार ने त्वरित संज्ञान लिया है और उस पर पुलिस ने तुरंत कार्यवाही की है और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा जो कानून अपने हाथ में लेगा। देखिए, अनेक घटनाओं में हमने देखा है कि कांग्रेस के नेताओं का प्रत्यक्ष रूप से हाथ रहा है छत्तीसगढ़ की शांति और सद्भावना को बिगाड़ने के लिए, और अनेक बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है उसमें कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों का हाथ स्पष्ट रूप से दिखता रहा है। पर हम छत्तीसगढ़ में किसी भी कीमत में कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देंगे। कोई कानून हाथ में लेगा तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी, कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो।
मनरेगा और रामजी को लेकर हो रही राजनीति पर भी डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जी रामजी का नाम सुनते ही कांग्रेस को परेशानी होने लगती है। पहले भगवान राम को काल्पनिक बताया गया, राम मंदिर निर्माण में बाधाएं डाली गई और अब जब काम करने वालों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। उन्होंने बताया कि रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 किए गए हैं और समस्याओं को दूर करने के लिए नया कानून लाया गया है। देखिए, राम जी का नाम सुनते ही कांग्रेस पार्टी को पता नहीं क्या हो जाता है, क्योंकि उन्होंने भगवान राम को काल्पनिक कहा और भगवान राम के मंदिर के निर्माण में सब प्रकार से रोड़े अटकाए। अब जब काम करने वालों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए गए हैं, 100 दिन के रोजगार के बजाय 125 दिन रोजगार किया गया है और उसमें जो भी दिक्कतें थी उन दिक्कत को दूर कर नया कानून लाया गया है। इसमें भी कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। तो ये दुर्भाग्यजनक है और जनहित और राष्ट्रहित में जब भी काम होता है कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द होता है। वीबी जी राम जी जो नया एक्ट आया है ये ज्यादा उपयोगी है, ज्यादा लाभकारी है और इससे बहुत बड़ा लाभ न केवल गांवों को मिलेगा, रोजगार करने वालों को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि जी रामजी योजना अधिक उपयोगी और लाभकारी है, जिसका सीधा फायदा गांव के साथ साथ मजदूरों और रोजगार करने वालों को मिलेगा। लेकिन राष्ट्रहित और समाज हित के काम कांग्रेस को रास नहीं आते। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र से मारपीट, जातिगत गाली गलौज और लगातार धमकियों का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों ने न सिर्फ उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, बल्कि जाति के नाम पर अपमानित कर उसे, उसके परिवार को लगातार डराया धमकाया जा रहा है। पीड़िता और ग्रामीणों के अनुसार 24 दिसंबर 2025 की रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच कुछ लोग उसकी गैर मौजूदगी में जबरन घर में घुस आए और शराब की तलाश करने लगे। जब पीड़िता घर पहुंची और विरोध किया तो आरोपियों ने उस पर जातिगत गालियां बरसाई और लाठी डंडों से मारपीट की। इस हमले में पीड़िता को चोटें आईं और वह काफी डरी सहमी नजर आई। पीड़िता का कहना है कि मारपीट की घटना के बाद मामला यही नहीं रुका। आरोपियों द्वारा अब तक 6 से 7 बार देर रात घर में घुसकर विवाद किया गया और घर की तलाशी ली गई। इससे पीड़िता और उसका परिवार दहशत के माहौल में जीने को मजबूर है। लगातार मिल रही धमकियों के कारण उन्हें किसी भी अप्रिय घटना की आशंका बनी हुई है। पीड़िता ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस प्रशासन से की है, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने से उसका भरोसा डगमगाने लगा है। पीड़िता ने प्रशासन से तत्काल FIR दर्ज करने, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने और अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। पहले हमारा धनहार जाता था अपन थके बीते बना पिए खाए बा कुछ मसियन मन अपन कर लेते रही था। उमन बोलिन है कि तुमन बंद कर दे वैसे की अब धनहार जात ला तो जानता तुमन है नहीं तो ले हमन बंद कर दे लेवा भाई ऐसे हमार पुरखा ले तो चलत है सर। हमार पुरखा में बंद नहीं हुए हैं तब सियान चान मन नहीं जानते हैं हमन नहीं करन। हमन तो अभी ईंटा बनात हन हाँ बंद कर दियन। अब उमर रात के आते देखा सर और सरपंच हम पूरा साथ दे थे। महिला समिति है उमन अब हम मन समिति तो हमला बोली न तो हमन चला भाई छोड़ दे हन अब नहीं करत हन काबर भाई अब तुमन 1 महीना तो हो गए सर। अब हमार गांव शराब के बारे में कुछ मारपीट चला थे। हमन गांव के नहीं बनान शराब सलखा के मन आके रात बिकाल के मारपीट लगा रहा है घर में घुस कर। कहाँ के तुमन? हमन पारा उछला पारा के धनहार पारा नाम से जानते हो। मारपीट करते तुमन? सलखा के बस ही लोग महिला मारपीट करते। सरस्वती, उषा, गंगा, सीताबाई। इमन काबर मारपीट करते? काई थी इमन? इमन जाति दुश्मनी निकाला थे, शराब बेचते ऐसे कह के। मैं ग्राम सलखा धनहार पारा मोहल्ला के वासी हूँ। उसके बाद में रतनपुर थाना वाले लोग मेरे घर में 2 तारीख को आए थे 7 बजे 7:30 बजे के बीच में और मेरे को मैं पैसा पटाने जा रही थी अपने सगा समिति का।
तो रोडे में मेरे को भेटा और उसके बाद में मेरे को गाड़ी में मोबाइल को पहले लूटा, उसके बाद गाड़ी में मेरे को अंदर में डाल दिए। उसके बाद मेरे घर के पास गए, गाड़ी खड़ा किए, उसके बाद मेरे घर को पूरा तलाशी किए। 5 जने थे, 2 महिला थे, 3 पुरुष थे। उसके बाद में पूरा छानबीन किए तो कुछ नहीं मिला। और मेरे मामा राजनांदगांव से आए थे, आर्मी में है, राम कश्यप, वो पौवा लेकर आए थे 2 ठीक भट्टी वाले, उसको पी कर गिलास को मढ़ा कर बैठे थे। अब कुछ नहीं पाए सामान तो किसको ले गए सबूत के तौर पे करके, वो गिलास को पन्नी में पकड़ कर ले गए और मेरे को भी ले गए थाना। और मेरे घर वालों को पता नहीं था, पहले से डाल चुके थे गाड़ी में, तो मेरे मामा, मेरे अम्मा, भाई किसी को पता नहीं था। अब 8:30 बजे मतलब फ़ोन लगाए, कैसे भांची पटा के पैसा नहीं आए करके, तो मैं फ़ोन लगाए तो मैडम लोग उठाए रतनपुर थाना से, तो ले बात करो, तुम्हारे घर से फ़ोन आ रहा है ऐसे कही। तो मैं फ़ोन उठाया, उसके बाद में बात करें तो मेरे मामा बोला थे कहाँ भांची, क्यों नहीं आ रही? तुमने कहा बोला था पुलिस वाला भी? पुलिस वाला बोला थे मतलब कुछ नहीं बोला था, होगा कार्रवाई हो ही, हम आबो ऐसे बोलते। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पीड़िता को समय रहते न्याय मिल पाएगा और क्या प्रशासन इस गंभीर मामले में जल्द ठोस कदम उठाएगा? फिलहाल पूरे मामले पर सबकी नजरें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर रहे 2 युवकों पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। कॉम्बिंग गश्त के दौरान शराब के नशे में कार चला रहे दोनों आरोपियों को न सिर्फ मौके पर पकड़ा गया, बल्कि पुलिस से विवाद और भागने की कोशिश के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल मामला कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम पौसरा का है, जहां 3 जनवरी की शाम करीब 7 बजे मोहल्ले में चल रहे आपसी झगड़े को छुड़ाने पहुंचे लोगों पर हमला कर दिया गया। पीड़ित धर्मलाल भार्गव के मुताबिक संदीप भार्गव और संजय सोनी के बीच विवाद हो रहा था। जब वह बीच बचाव करने पहुंचे तो संदीप भार्गव ने विरोध करते हुए डंडे से सिर पर हमला कर दिया। इसके बाद संदीप भार्गव ने अपने भाई अमन भार्गव और अनिकेत भार्गव को मौके पर बुला लिया। आरोप है कि तीनों ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और लोहे की नुकीली व धारदार वस्तुओं से मारपीट की, जिससे धर्मलाल भार्गव के चेहरे और सिर पर चोट आई। कोनी क्षेत्र का ये मसला है, वहाँ पे 2 गुटों में आपसी विवाद चल रहा था। उसको लेकर के जो है, जो प्रार्थी है बीच बचाव करने गया, उसी बीच बचाव में जो आरोपी लोग हैं 3 भार्गव हैं, उन लोगों ने मिल करके जो है उस पर वार किया। धारदार हथियार से भी वार किया, उसके गले में चोट है, उसके गालों में चोट है। हम लोग तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें जुडिशियल रिमांड पे पेश किया है। उनके यहाँ से धारदार चाकू भी जब्त किया गया है और 25-27 आर्म्स एक्ट भी उस पर लगवाया है। घटना के दौरान बीच बचाव करने पहुंचे वीरेंद्र भार्गव, ऋषि भार्गव और दीपक भार्गव को भी आरोपियों ने नहीं बख्शा। मारपीट में वीरेंद्र के गाल, ऋषि के सिर और दीपक के गले में चोटें आई है। मामले की रिपोर्ट पर कोनी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडा, ब्लेड और चाकू को गवाहों की मौजूदगी में जब्त किया। हथियारों के इस्तेमाल को देखते हुए मामले में आर्म्स एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे प्रहार अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 4 और 5 जनवरी की दरमियानी रात जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में कॉम्बिंग गश्त और चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस को उल्लेखनीय सफलता मिली। इस दौरान जिले भर से कुल 140 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें स्थायी वारंटी, गिरफ्तारी वारंटी, लंबे समय से फरार आरोपी और निगरानी बदमाश शामिल है। सभी के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। वहीं चेकिंग के दौरान तोरवा, सिविल लाइन, कोनी और चकरभाटा थाना क्षेत्रों से 5 आरोपियों को अवैध हथियारों के साथ पकड़ा गया, जिनके कब्जे से धारदार और चालू हथियार बरामद किए गए। इन आरोपियों पर आर्म्स एक्ट के तहत अलग से कार्रवाई की गई है। इसके अलावा विशेष अभियान के तहत आम नागरिकों से प्राप्त कुल 248 शिकायतों का त्वरित निराकरण किया गया, जिससे जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने का संदेश दिया गया। दरअसल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देश पर थाना कोनी पुलिस लगातार क्षेत्र में कॉम्बिंग गश्त चला रही है। इसी दौरान 5 जनवरी को तुर्काडीह मुख्य मार्ग पर एक सफेद रंग की कार को संदिग्ध अवस्था में रोका गया। कार क्रमांक CG10 AD4488 का चालक कपिल माथुर और उसके साथ बैठा सुमित माथुर अत्यधिक शराब के नशे में पाए गए।
पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान दोनों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। जांच में शराब के नशे में वाहन चलाने की पुष्टि होने पर चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत विधिवत कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपी पुलिस की वैधानिक कार्रवाई से नाराज होकर बहसबाजी और हुज्जतबाजी करने लगे। हालात को बिगड़ने से रोकने और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने दोनों को प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। वीएन न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 4 वर्षों से अटका बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट विस्तार अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। बिलासपुर के लिए यह खबर किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। चकरभाटा स्थित एयरपोर्ट के विस्तार के लिए सेना के कब्जे वाली लगभग 290 एकड़ जमीन को लेकर चल रही लंबी प्रक्रिया अब लगभग पूरी हो चुकी है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के खाते में 50 करोड़ 64 लाख रुपए की राशि जमा कर दी है। इसके साथ ही एयरपोर्ट विस्तार का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। जमीन हस्तांतरण की औपचारिकताएं पूरी होते ही रनवे विस्तार और आधारभूत संरचना विकास का कार्य शुरू किया जाएगा। इस परियोजना के तहत बड़े विमानों की लैंडिंग को ध्यान में रखते हुए रनवे की लंबाई बढ़ाई जाएगी। साथ ही 20 श्रेणी के आधुनिक टर्मिनल भवन, यात्रियों की सुविधाओं और अन्य आवश्यक ढांचों का निर्माण भी किया जाएगा। बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने इस प्रगति को शहर के लिए ऐतिहासिक बताया है। उनका कहना है कि वर्षों से चली आ रही जन भावना अब साकार होती दिख रही है। एयरपोर्ट विस्तार से बिलासपुर को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। विधायक के अनुसार रनवे विस्तार के बाद बोइंग जैसे बड़े विमान भी बिलासपुर में उतर सकेंगे। इससे हवाई यातायात में बढ़ोतरी होगी और व्यापार, उद्योग, निवेश के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इसका सीधा लाभ पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। धन्यवाद देना चाहूँगा भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का, राजनाथ जी का, हमारे सांसद जी का कि जो निरंतर उन्होंने पहल की, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने रक्षा मंत्रालय में 50 करोड़ रुपया देकर ये 293 एकड़ जो हमको 4C बनाने में ज़मीन लगेगी उसका पैसा जमा हो गया और उसकी जो कार्रवाई है जल्दी हो जाएगी। अब जैसे ये ज़मीन मिलेगी फिर आगे फ्यूचर में ये बड़ा एयरपोर्ट कैसे बने उसके कार्य योजना के ऊपर चर्चा होगी। और मैं ऐसा मानता हूँ कि शुरुआत तो मोदी जी ने एयरलाइन से बहुत पहले ही कर दी थी और इसका जो विस्तारित स्वरूप है जो हम सब चाहते हैं वो आने वाले समय में बिलासपुर की जनता को, अंचल की जनता को दिखाई देगा। बिलासपुर की जनता लंबे समय से बेहतर एयर कनेक्टिविटी की मांग कर रही थी। उड़ान योजना के तहत शुरू हुई उड़ानों के बाद अब नियमित बड़े विमानों की सेवाएं भी संभव होंगी। इसके साथ ही बिलासा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग सुविधा की प्री कमीशनिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। DGCA के अंतिम स्वीकृति मिलते ही फरवरी-मार्च तक रात्रिकालीन उड़ानें शुरू होने की संभावना है। रक्षा मंत्रालय, केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से अब एयरपोर्ट विस्तार की सबसे बड़ी बाधा दूर हो चुकी है। आने वाले समय में बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट बिलासपुर को एक मजबूत रीजनल एविएशन हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। वीएन न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर नगर निगम ने शहर की सड़क और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ी पहल शुरू की है। लगातार मिल रही शिकायतों और बढ़ते ट्रैफिक दबाव के बीच अब निगम प्रशासन सक्रिय हो चुका है। नगर निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने सड़क, ट्रैफिक और अतिक्रमण से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए स्पष्ट कार्य योजना साझा की है। निगम की योजना के तहत शहर की प्रमुख सड़कों पर गड्ढों की भराई और मरम्मत का काम जल्द शुरू किया जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए सिग्नलों को दुरुस्त किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू होगा। वहीं सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। ट्रैफिक जाम वाले क्षेत्रों में निगरानी और नियंत्रण के लिए अलग अलग टीमें भी तैनात की जाएंगी।
इसके लिए हमने कलेक्टर साहब और एसपी साहब और ट्रैफिक के साथ में संयुक्त बैठक का 4 बजे आयोजित भी की गई है। कलेक्टर साहब के द्वारा निर्देशित भी किया गया है कि हमारे निगम की टीम और ट्रैफिक की टीम एक साथ घूमें और जहाँ जहाँ इस टाइप की ट्रैफिक की समस्या हो रही है उसको दुरुस्त करने की कार्रवाई निगम द्वारा की जा रही है। वहीं कमिश्नर प्रकाश सर्वे ने कहा कि कलेक्टर और एसपी के साथ संयुक्त बैठक की गई है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और सड़क समस्याओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। आने वाले दिनों में आम जनता को स्पष्ट राहत मिलेगी और व्यवस्था में ठोस सुधार दिखाई देगा। दैन न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर का उसलापुर रेलवे स्टेशन अब पूरी तरह बदलते रूप में नजर आने लगा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन का कायाकल्प तेजी से किया जा रहा है। मेन ब्लॉक और सेकंड एंट्री दोनों जगह विकास कार्य लगभग अंतिम चरण में है। करीब 90% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और उद्घाटन की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। हालांकि रेलवे बोर्ड की ओर से उद्घाटन की औपचारिक तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उसलापुर रेलवे स्टेशन को आधुनिक, सुरक्षित और यात्री अनुकूल बनाया जा रहा है। प्लेटफॉर्म का विस्तार, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग स्पेस, बेहतर लाइटिंग और स्टेशन भवन का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। स्टेशन का लुक अब पूरी तरह मॉडर्न दिखाई देने लगा है। इस बार रेलवे का खास फोकस सेकंड एंट्री पर है। ओवरब्रिज की ओर से आने वाले यात्रियों के लिए यह प्रवेश द्वार बेहद अहम है। फेज 2 के तहत अप्रोच रोड, पार्किंग व्यवस्था, पैदल मार्ग और एंट्री कॉरिडोर को पूरी तरह नए और सुविधाजनक रूप में तैयार किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को स्टेशन तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी ना हो। बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि निर्माण कार्य तय समय पर तेजी से चल रहा है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्टेशन में कुछ तकनीकी सुधार और बदलाव भी किए जा रहे हैं। रेलवे की इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल विभाग की टीमें अंतिम टच देने में जुटी हुई है। स्टेशन की फिनिशिंग, साइन बोर्ड, लाइटिंग और समग्र लुक को आधुनिक मानकों के अनुरूप अपग्रेड किया जा रहा है। फेज 2 का भी कार्य अपने समय पे चल रहा है। क्या है कि किसी भी स्टेशन क्षेत्र में डिफरेंट प्रकार के निर्माण कार्य होते हैं तो सबका एक विधिवत रहता है, तो टेंडर शेड्यूल के हिसाब से कार्य होता है, उसको कार्य किया जाए। बहुत जल्द उसलापुर रेलवे स्टेशन अपनी नई शानदार और आधुनिक पहचान के साथ यात्रियों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार होगा। उद्घाटन की तारीख घोषित होते ही इस स्टेशन को औपचारिक रूप से जनता को समर्पित किया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा और नया अनुभव मिलेगा। दैन न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। रेलवे प्रशासन ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और यात्रियों को अधिक सुविधा देने के उद्देश्य से नई मोबाइल एप्लीकेशन रेल वन शुरू की है। इस ऐप के जरिए अब अनारक्षित टिकट बुक करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और किफायती हो गया है। रेल वन ऐप भारतीय रेल से जुड़ी कई सेवाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराता है, यानी इस ऐप के माध्यम से सुरक्षित, तेज और सरल तरीके से अनारक्षित टिकट बुक कर सकते हैं। खास बात यह है कि अब रेल वन ऐप से अनारक्षित टिकट बुक करने पर यात्रियों को 3% तक की छूट दी जाएगी। यह छूट 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगी। यूपीआई, मोबाइल वॉलेट, नेट बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड जैसे सभी स्वीकृत डिजिटल भुगतान माध्यमों से टिकट बुक करने पर यह लाभ मिलेगा। हालांकि आर वॉलेट से टिकट बुकिंग पर पहले की तरह 3% बोनस कैशबैक की सुविधा जारी रहेगी। रेलवे प्रशासन इस सुविधा का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया और रेलवे स्टेशनों पर उद्घोषणा के जरिए कर रहा है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह के अनुसार रेल वन ऐप यात्रियों के समय और पैसे दोनों की बचत करता है और डिजिटल इंडिया को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। रेल वन ऐप से टिकट बुकिंग अब और आसान, सुरक्षित और फायदेमंद हो गई है। बिलासपुर जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर एक सराहनीय पहल सामने आई है। राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास स्थित गांवों में मवेशियों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब सोलर लाइट लगाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। खास बात यह है कि यह कार्य मवेशी रहित क्षेत्र में उन स्थानों पर किया जा रहा है जहां मवेशी अक्सर बैठते हैं और रात के समय दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। विभागीय योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे गांवों में मवेशियों के बैठने वाले स्थानों को चिन्हित किया गया है। इन जगहों पर सोलर लाइट लगाई जा रही है ताकि रात के अंधेरे में वाहन चालकों को मवेशी साफ दिखाई दे और समय रहते वे सतर्क हो सके। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अब तक करीब 115 सोलर लाइटें क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में लगाई जा चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले रात के समय हाईवे पर मवेशियों के कारण कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं।
अंधेरे में मवेशी दिखाई नहीं देने से वाहन चालकों को अचानक ब्रेक लगाना पड़ता था, जिससे जान माल का खतरा बना रहता था। सोलर लाइट लगने के बाद अब इन स्थानों पर रोशनी हो गई है, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। जहाँ बैठते हैं, अमूमन जहाँ जिस गांव के आसपास मवेशी बैठते हैं, उन स्थानों को चिन्हित किया गया था। लगभग 62 स्थान चिन्हित किए गए थे। इन 62 स्थानों पर 2-2 लाइट के हिसाब से 124 सोलर लाइट्स लगाने का काम शुरू किया गया था और लगभग 115 जगहों पर 115 लाइट्स लगाई जा चुकी हैं। विभागीय अधिकारी ने बताया कि यह योजना आगे भी जारी रहेगी और आवश्यकता के अनुसार अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी सोलर लाइट लगाई जाएगी। इससे न सिर्फ मवेशियों की सुरक्षा होगी, बल्कि आम लोगों और वाहन चालकों को भी बड़ी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आवाज इस तरह से आ रही जैसे लग रहा है कि अभी ब्लास्ट हो जाएगा। लोग यहाँ पूरे दर्शक में अपराध आग की लपटें इतनी भयानक है कि पूरे शहर में हलचल पैदा कर दिया है इस आग की लपटों ने। नए साल की शुरुआत में बिलासपुर से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। सरकंडा थाना क्षेत्र के मोपका कुटीपारा में स्थित CSPTCL के 220 kV सब स्टेशन में आज दोपहर भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि उसका धुएं का गुबार करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर तक दिखाई देता रहा। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक यह आगजनी की घटना दोपहर करीब 2 बजे की बताई जा रही है। सब स्टेशन में उस समय बूसिंग से जुड़ा कार्य चल रहा था। इसी दौरान ट्रांसफार्मर की बूसिंग फट गई, जिससे भारी मात्रा में ऑयल लीकेज हुआ। लीक हुआ तेल गर्म हिस्से के संपर्क में आ गया और देखते ही देखते आग भड़क उठी। आग इतनी तेजी से फैली कि ट्रांसफार्मर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। ये 220 kV मोपका सब स्टेशन है, यहाँ पे लगी है। एक 160 MVA ट्रांसफार्मर है, उसमें लगी हुई है। एक्चुअली 132 kV साइड में फॉल्ट आया और बस स्टेप हुई, उसके कारण 220 kV साइड में रिफ्लेक्ट हुआ और वहाँ पे बुशिंग फूटने के कारण उससे तेल रिस गया और हाई टेम्परेचर और तेल के कारण वो आग लगी है। नहीं, हमारे पास रहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह, लेकिन वो छोटी कैपेसिटी के रहते हैं और तेल चूँकि 100 लीटर से ज़्यादा है, 100 किलोलीटर से ज़्यादा है, इसलिए एकदम से जब आग पकड़ती है तो फिर वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी स्थिति क्या है मैडम? क्या अभी कंट्रोल में आ रहा है। हमारे पास मीन्स बिलासपुर कलेक्टर ने भी हम लोगों को फायर ब्रिगेड अवेलेबल करवाई है। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल विभाग की 4 से 5 गाड़ियां तैनात की गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद भी आग पर पूरी तरह काबू पाना मुश्किल रहा। वहीं सब स्टेशन की प्रभारी कल्पना घाटे ने बताया कि ट्रांसफार्मर की बूसिंग फट गई थी, जिससे ऑयल लीकेज हुआ और वही तेल गर्म हिस्से में पहुंचने से आग लगी। ट्रांसफार्मर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। लगातार कूलिंग और पानी की बौछार कर आग को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। वहीं पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। लोगों को घटनास्थल से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की समझाइश दी गई ताकि किसी तरह की जनहानि न हो। लगातार आग की लपटें अभी भी बनी हुई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लगभग 70% आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी लपटें इतनी तेज है कि डर का माहौल बना हुआ है। लोग दहशत में है और अब तक की इस बार इस इलाके की सबसे बड़ी आगजनी की घटना है। ये बताया जा रहा है कि जिस समय ऑयल डाला गया था उसके बाद लीकेज हुआ, उसके बाद ये जो घटना हुई है आगजनी की, ये पूरा मामला सामने आ रहा है और लगातार अभी भी
आवाज़ इस तरह से आ रही जैसे लग रहा है कि अभी अभी ब्लास्ट हो जाएगा। 2 बार ब्लास्ट हो चुका है, यहाँ पे तीसरे ब्लास्ट की संभावना है। लोग यहाँ पूरे दहशत में, अफरा तफरी का माहौल यहाँ बना हुआ है। लगातार यहाँ पे दमकल की टीम इस आग पर काबू पाने के लिए जुटी हुई। आग की लपटें इतनी भयानक है कि पूरे शहर में हलचल पैदा कर दिया है इस आग की लपटों ने। लपटें इतनी तेज है, लगातार यहाँ पे दमकल की गाड़ियाँ मौके पर आ ही रही है और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। जैसे ही लगता है कि आग पर अब काबू पा लिया जाएगा, उसी दौरान फिर कुछ देर में आग की लपटें इतनी भयानक हो जाती है कि लगता है कि अब आग पर काबू पाना फिर एक बड़ी मुसीबत साबित हो जाएगी इन दमकल के टीमों के लिए। अभी भी लगातार गाड़ियां यहाँ पे आ रही है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। एक बार इस नज़ारा को दिखाएंगे, आप फिर एक बार देख सकते हैं आग की लपटें कितनी तेज है और यहाँ पे डर का माहौल है क्योंकि ब्लास्ट होने की संभावना है। लगातार यहाँ पे पीछे देख सकते हैं किस तरह से अफरा तफरी और लोग डर से भाग रहे हैं। यहाँ पर डर इतना है कि लोगों में दहशत आ गई है और वो डर से भाग रहे हैं। यहाँ ब्लास्ट होने की संभावना भी बताई जा रही है। लगातार यहाँ दमकल की टीम मौके पर मौजूद है। यहाँ पर सभी पुलिसकर्मी भी और उनके अधिकारी भी आ चुके हैं और लगातार यहाँ पे देखा जा रहा है कि दमकल की जो टीम है आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आग की लपटें फिर बढ़ जा रही है, जरा पीछे देखेंगे आप आग किस तरह से उठ रही है और लगातार यहाँ पे आग का जो साया है वो बना ही हुआ है। लगातार यहाँ पे नज़रें हमारी टीम बनाए रखी हुई है और हम आपको हर एक पल की यहाँ से अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ पर। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। इस बड़ी आगजनी की घटना से बिजली आपूर्ति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर नुकसान के आकलन और जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के सकरी थाना क्षेत्र में भरनी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां पैदल सड़क किनारे से जा रही मां और उसकी छोटी बेटी को अज्ञात वाहन ने तेज रफ्तार में ठोकर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल घायलों को सड़क से उठाकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां मां बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही सकरी पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है। बिलासपुर जिले के सीपत क्षेत्र में स्थित एनटीपीसी से निकलने वाली राख अब लोगों के लिए गंभीर समस्या बन चुकी है। नियमों को दरकिनार कर रोजाना ओवरलोड ट्रकों में राखड़ की ढुलाई की जा रही है, जिससे सड़कें बुरी तरह खराब हो रही हैं और हवा में उड़ती राख लोगों की सेहत पर सीधा असर डाल रही है। एनटीपीसी सीपत के राखड़ बांध से हर दिन सैकड़ों टन राख बिना तिरपाल ढके ट्रकों में ले जाई जा रही है। हालात इतने खराब है कि गाँव से लेकर शहर की सड़कों तक राख की मोटी परत जम गई है। चलती गाड़ियों के साथ राख उड़ती है और आसपास के इलाकों में फैल जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि राख के कारण सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन, खांसी और एलर्जी जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। इसके बावजूद नो एंट्री नियमों को तोड़ते हुए भारी ट्रक दिन रात सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बार बार शिकायतों के बावजूद ना तो एनटीपीसी प्रबंधन कोई ठोस कदम उठा रहा है और ना ही आरटीओ या ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करती दिख रही है। जिम्मेदार विभागों की चुप्पी लोगों के गुस्से को और बढ़ा रही है। स्थानीय नागरिकों की मांग है कि ओवरलोड राखड़ परिवहन पर तुरंत रोक लगाई जाए, सभी ट्रकों को तिरपाल से ढकना अनिवार्य किया जाए और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक आम जनता राख की मार झेलती रहेगी और कब प्रशासन नींद से जागेगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के दौरान बिलासपुर यातायात पुलिस ने शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़ा रोड मैप तैयार किया है। पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर जन सहयोग से शहर में सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित आवागमन सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया है। इसके तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शहर के प्रमुख मार्गों को सेक्टर में बांटकर सुधारात्मक और समाधानकारी प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल 1 जनवरी 2026 को चेतना भवन पुलिस लाइन में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का विधिवत शुभारंभ हुआ था। इस कार्यक्रम में आईजी बिलासपुर रेंज, कलेक्टर, एसपी और नगर निगम आयुक्त समेत तमाम विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा और यातायात सुधार को लेकर कई अहम सुझाव सामने आए,
जिन्हें अब धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी गई है। योजना के तहत बिलासपुर शहर को अलग अलग सेक्टरों में बांटा जाएगा। प्राथमिकता वाले सेक्टरों में अतिक्रमण हटाने, नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर सख्ती, निर्धारित पार्किंग का पालन, सड़क पर बाधा बनने वाले बैनर होर्डिंग हटाने और फुटपाथ व मुख्य मार्ग को बाधित करने वाले ठेलों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा मानकों के अनुसार जेब्रा क्रॉसिंग, साइन बोर्ड, स्पीड लिमिट बोर्ड और पीली पट्टी जैसी व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। यातायात पुलिस के अनुसार लक्षित सेक्टरों में सड़क की इंजीनियरिंग खामियों को भी दूर किया जाएगा। गड्ढों की मरम्मत, डिवाइडर, नालियों और खंभों को व्यवस्थित करने के साथ दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियमित प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। होटल, लॉज, विवाह भवन और शिक्षण संस्थानों में आने वाले वाहनों से सड़क बाधित ना हो, इसके लिए भी स्पष्ट दिशा निर्देश तय किए गए हैं। खास बात यह है कि इस पूरी व्यवस्था में आम नागरिकों की भागीदारी तय की गई है। व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन, एनजीओ और स्थानीय लोग यातायात मित्र और ट्रैफिक वार्डन की भूमिका में सहयोग करेंगे। इसके लिए बैठकों, जन चौपाल और मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। पहले चरण में 3 प्रमुख सेक्टर चिन्हित किए गए हैं। अग्रसेन चौक से पुराना बस स्टैंड, लिंक रोड, श्रीकांत वर्मा मार्ग से महिमा तिराहा और महाराणा प्रताप चौक से नेहरू चौक। इन इलाकों में तय समय सीमा के भीतर सुधार कार्य पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए सभी संबंधित विभागों के बीच आपसी समन्वय भी स्थापित किया गया है। बहरहाल यातायात पुलिस ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि सड़क सुरक्षा माह के दौरान शहर में की जा रही इन कार्रवाइयों में सुझाव और सहयोग देकर व्यवस्था को सफल बनाएं। प्रशासन का मानना है कि जन सहयोग से ही बिलासपुर को सुरक्षित, सुगम और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम वाला शहर बनाया जा सकता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रत्येक मंगलवार की तरह आज बिलासपुर कलेक्टर कार्यालय में जनदर्शन का आयोजन किया गया। इस जनदर्शन में बड़ी संख्या में दूर दराज से आए ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखी। जनदर्शन के दौरान अपर कलेक्टर SS दुबे और संयुक्त कलेक्टर अभिषेक दीवान ने ग्रामीणों की बातों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। आज के जनदर्शन में दूर दराज क्षेत्र से आए ग्रामीणों ने सड़क, नाली, बिजली और पेयजल से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से उठाई। इसके अलावा सबसे बड़ी और गंभीर समस्या एग्रीस्टेक पोर्टल में रजिस्ट्रेशन और रकबा निरंक से जुड़ी सामने आई। ग्रामीणों का कहना है कि पोर्टल में रकबा निरंक दिखने के कारण वे धान बिक्री नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या के चलते वे पिछले 1 महीने से लगातार कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं मिल पाया है। धान नहीं बिकने से किसानों की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ रहा है और वे मानसिक तनाव में हैं। अपर कलेक्टर SS दुबे ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एग्रीस्टेक पोर्टल से संबंधित तकनीकी और राजस्व समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए, ताकि किसानों को धान बिक्री में परेशानी ना हो। वहीं संयुक्त कलेक्टर अभिषेक दीवान ने कहा कि किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा और किसी को भी बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। वो कैरी फॉरवर्ड के कारण रुक गया है। हम मंडी में जाते हैं तो कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, ऐसे बोलते हैं। इसलिए हमको 15 दिन हो गए भटकते हुए। अच्छा, तो इस बारे में आपको मंडी वाले बताए नहीं थे? नहीं, पहले नहीं बताए। नहीं बताए थे। अब गए तो बंद गाड़ी का भाव। मैं गौतम प्रसाद साहू, मेरा पिताजी स्वर्गीय राधेश्याम साहू 3 माह पहले गुजर गए, तो उसको धान टोकन के लिए मंडी में जा रहे हैं, तो इसका कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है करके टोकन नहीं काट रहा है। अच्छा, तो कैरी फॉरवर्ड काहे नहीं कराया आपने? कैरी फॉरवर्ड के बारे में अपन को पता नहीं रही से भैया। तभी आया था काबुली से? अभी हमारी मुलाकात तो नहीं हुई से साहब लोग। ठीक, तो कतेक दिन हो गए तुम धान बेचे पर भटका था? 1 महीना। एक तो मंडी वाला मन नहीं बताई इसके, इसने करेल पड़ी की? मंडी वाला मन ये बताई से कि जब पोर्टल खुली ना तब हो जाए काम। हाँ, अब नहीं खुला तो हम का करन भाई से, तब अंतिम में फिर यहाँ है ना।
प्रशासन की ओर से भरोसा दिलाया गया है कि सभी आवेदनों की समय सीमा में जांच कर समाधान किया जाएगा। जनदर्शन के माध्यम से ग्रामीणों को अपनी बात सीधे अधिकारियों तक रखने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें न्याय की उम्मीद भी नजर आई। इंडिया न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने में बिलासपुर के तिफरा में संचालित स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की एकमात्र स्मॉल ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग यूनिट अहम भूमिका निभा रही है। यह यूनिट खराब और बंद पड़े ट्रांसफार्मरों को फिर से चालू कर बिजली आपूर्ति को सुचारू करने में लगातार काम कर रही है। तिफरा स्थित इस रिपेयरिंग यूनिट में डिस्ट्रीब्यूशन और करंट ट्रांसफार्मरों की मरम्मत की जाती है। अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच इस यूनिट ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस दौरान करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए मूल्य के 274 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और 30 करंट ट्रांसफार्मर की मरम्मत कर उन्हें दोबारा ऊर्जीकृत किया गया है। यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि गर्मी के मौसम में बिजली की मांग सबसे ज्यादा होती है और ट्रांसफार्मरों पर भारी लोड रहता है। ऐसे समय में तिफरा की यह यूनिट बिजली व्यवस्था को संभालने में बड़ा सहारा बनेगी। खराब ट्रांसफार्मरों की तेज और समय पर मरम्मत से बिजली कटौती की समस्या कम होगी और उपभोक्ताओं को लगातार बिजली मिलती रहेगी। बिलासपुर क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक A.K. अम्बस्ट ने बताया कि यह यूनिट गर्मी के दिनों में विद्युत आपूर्ति को बनाए रखने में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। तिफरा की स्मॉल ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग यूनिट आने वाले गर्मी के मौसम में उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी और प्रदेश की बिजली व्यवस्था को और अधिक मजबूत करेगी। कड़ाके की ठंड के बीच जरूरतमंद बच्चों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से स्वयं सिद्धा और सहयोग फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में बिलासपुर के तारबहार स्थित प्राइमरी स्कूल में स्वेटर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत स्कूल में अध्ययनरत करीब 150 बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए, जिससे ठंड के मौसम में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। प्राइमरी स्कूल तारबहार में बच्चों की कक्षाएं रोजाना सुबह 8 बजे से संचालित होती हैं। सर्दी के मौसम में सुबह के समय ठंड अधिक होने के कारण कई बच्चे पर्याप्त गर्म कपड़ों के अभाव में स्कूल पहुंचते हैं, जिससे उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए स्वयं सिद्धा और सहयोग फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से यह पहल की। स्वेटर मिलने के बाद बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। संस्था के सदस्यों ने बताया कि बच्चों की सेहत और शिक्षा दोनों ही प्राथमिकता है और भविष्य में भी ऐसे सामाजिक कार्य लगातार किए जाते रहेंगे। तारबहार स्कूल में बच्चों को स्वेटर का वितरण किया गया सहयोग फाउंडेशन एवं स्वयं सिद्धा फाउंडेशन की तरफ से। नए साल के उपलक्ष्य पर बच्चों को स्वेटर का वितरण करके ठंड से बचने के लिए बच्चों को 112 बच्चों को स्वेटर वितरण किया गया। साथ में हमारे साथ श्रीमती किरण सिंह जी है, स्कूल की प्रधान पाठक पूजा तिवारी जी है, और बच्चों को स्वेटर दे के बहुत अच्छा लगा। हर ये स्कूल में मैं हमेशा आते रहता हूँ, कुछ भी ज़रूरत रहती है तो इस स्कूल में करते रहता हूँ। आज हम लोग मेरे सहयोग फाउंडेशन और समाज सेवी चंचल सरोजा जी के स्वयं सिद्धा फाउंडेशन की तरफ से तारबहार पूर्व प्राथमिक स्कूल में बच्चों को स्वेटर वितरण किया गया, जिससे बच्चों को सुबह सुबह इनकी 8 से 11 की क्लासेस लगती है, तो इनको थोड़े से ठंड से इनको थोड़ी सुविधा होगी बचने के लिए। और यहाँ के स्कूल हमेशा अक्सर आते रहते हैं, जिसमें इनको कुछ भी ज़रूरत होती है तो यहाँ की प्रिंसिपल है पूजा तिवारी मैम के से बातचीत होती है तो हमें बता देती है, तो हम अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि हम इसमें जो भी सहयोग कर सकें। अभी कितने बच्चों को? अभी यहाँ पे 110 बच्चे हैं, उन सारे बच्चों के लिए हम लोगों ने यहाँ स्वेटर वितरण किया है। आज स्वयं सिद्धा फाउंडेशन और सहयोग फाउंडेशन की ओर से हमारे विद्यालय में बच्चों को 112 बच्चों के लिए स्वेटर का वितरण किया गया है। श्रीमती किरण सिंह मैडम और चंचल सलूजा भैया, इनके द्वारा हमारे विद्यालय में सतत बच्चों के लिए कोई भी आवश्यकता हो, विद्यालय के लिए कोई भी ज़रूरत हो तो उसको समय समय पर पूरा किया जाता है। तो उसी कड़ी में आज हमारे विद्यालय के सभी बच्चों को ठंड से बचाव के लिए स्वेटर दिया गया है। इंडिया न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। दिन के तापमान में लगातार गिरावट के साथ अब ठंड का असर साफ तौर पर महसूस होने लगा है। बिलासपुर में इस मौसम में तीसरी बार शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने खासतौर पर बुजुर्गों और बच्चों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटों में बिलासपुर के रात के तापमान में करीब 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही जिले में शीतलहर चलने की चेतावनी दी गई है।
इससे पहले 10 और 11 दिसंबर को भी अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन तब ठंड का असर ज्यादा नजर नहीं आया था। जनवरी की शुरुआत में रात का तापमान सामान्य से अधिक होने के कारण ठंड कम महसूस हो रही थी, लेकिन अब शीतलहर की वापसी हो चुकी है। सोमवार की सुबह ठंड का असर इतना तेज रहा कि लोगों की रोजमर्रा की दिनचर्या प्रभावित होती दिखी। पिछले 2 दिनों तक हल्के बादलों के कारण ठंड कुछ कम थी, लेकिन जैसे ही बादल छटे तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की गई। दोपहर का अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से करीब 2 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 14.4 से गिरकर 12.6 डिग्री पर पहुंच गया। शाम होते ही शहर के लोग स्वेटर और जैकेट में नजर आने लगे। मौसम विभाग ने 5 और 6 जनवरी को बिलासपुर समेत मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, सरगुजा और आसपास के कई जिलों में भी शीतलहर की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि अत्यधिक ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहने और बुजुर्गों व बच्चों का विशेष ध्यान रखें। फिलहाल अगले 2 दिनों तक सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।